तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम पहले समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम क्या जानते हैं, हम देख रहे हैं दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है क्या, इरिवर्सिबल, और दूसरा रिएक्शन होता है क्या, रिवर्सिबल। अब क्वेश्चन आता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, फिर वो वापस आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे इसका सबसे आसान एग्जांपल है कॉमन, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, एक बार दूध से दही बन गया तो बन गया, ठीक है ना। फिर आप दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक और चीज ध्यान रखना, इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा सिंगल एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसे एरो से दिखाते हैं। दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है, पहले इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसको डिनोट करेंगे ऐसे डबल एरो से। कैसे, डबल एरो से डिनोट करते हैं। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसका एग्जांपल क्या है कि वाटर का, अगर मान लो वाटर है, वो क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। वाटर जो है वो क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि H2O लिक्विड तुम्हारा H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब तुम पानी था, पानी को तुमने गर्म किया, वो वेपर बना, फिर वो वेपर कंडेंस करके फिर से वाटर में बन जाएगा ना। तो वो क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जो एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन गया, यानी कि रिएक्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, खत्म तो खत्म, फिर से वापस आपको नहीं होगा। और एग्जांपल क्या होगा इरिवर्सिबल का, और एग्जांपल होगा कि कोई चीज को तुम जला दो। जैसे कुछ बच्चे ने अभी कमेंट बॉक्स में लिखा था बर्निंग। तो बर्निंग अगर तुम किसी चीज का कर रहे हो ना, जैसे एक मान लो पेपर है, एक पेपर को तुम बर्न कर दिए, तो पेपर बर्न होने के बाद तुमको क्या मिलेगा, मान लो तुमको कोई पेपर बर्न किए तो तुम्हें राख मिला। तो एक बार तुम्हारा पेपर जल गया तो जल गया, वापस आपको फिर से पेपर नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाए, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट से आप दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ठीक, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, यानी कि इसका एरो हमेशा ऐसा रहेगा। ठीक, और क्या कर रहा है, ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दूध से कंप्लीट, दूध का से तुम्हारा दही बना, यानी कि रिएक्शन तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा दूध बचा हुआ है और थोड़ा सा दही बन गया, ऐसा नहीं, पूरा दूध आपका दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। ठीक है, यस सर। तो ये तुम्हारा इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। ठीक, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में थोड़ा और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, वही पॉइंट जो हम अभी पढ़े कि एक डायरेक्शन में होता है, रिएक्टेंट आपका पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट से आप फिर से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, और ये कभी इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं करेगा। इरि जो तुम्हारा ये रिएक्शन है कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन पे नहीं है, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम इरिवर्सिबल के बारे में जान, ठीक है ना। तो और इरिवर्सिबल के बारे में यहाँ पे एग्जांपल हुआ है कि देखिए यहाँ पे ऐसा सिंगल एरो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यह इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन तुम्हारा हुआ, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन गया। और ये इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बने।
प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड कोई फॉर्म हो। तो यहाँ पे देखो ये AgCl क्या है, एक प्रिसिपिटेट है, यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड है, एक ऐसा सॉलिड है जो कि डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो ये क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया, सिंगल एरो से दिखाया जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा एक और एग्जांपल दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड का बेस से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर तुम्हारा फॉर्म होगा। एक बार एसिड को तुमने यूज कर लिया बेस के साथ तो एसिड तुम्हारा खत्म तो खत्म, दोबारा एसिड तुमको नहीं फॉर्म होगा। जैसे तुम एक बार दूध को तुमने यूज किया, दूध से तुमने पनीर बना लिया, तो वो दूध तुमको वापस नहीं मिलेगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, बर्निंग। जैसे एक बार तुमने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 तुम्हारा फॉर्म हुआ, बस कार्बन खत्म तो खत्म, दोबारा आपको कार्बन नहीं मिलेगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब आसान एग्जांपल क्या है, आसानी से क्या समझेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन जो होगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, रिएक्टेंट खत्म हो गया तो हो गया, वापस से आपको रिएक्टेंट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, किसी को डाउट हो तो बोले। नो सर। ठीक है, तो खैर नो ये सर। ये जो है हमारा ये चैप्टर इरिवर्सिबल पे नहीं है, हमारा चैप्टर है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जानते हैं, इससे आप क्लियर होगा चैप्टर थोड़ा बहुत क्लियर। सबसे पहले ये पहला पॉइंट क्या हो गया, रिवर्सिबल का की, इसको हम डिनोट करते हैं डबल एरो से। किससे डिनोट करते हैं, डबल एरो से। तो ये क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। जैसे मान लो H2O है और लिक्विड है, शुरू में तुमने पानी लिया और पानी को तुम गैस पे रख के गर्म किए, तो स्टार्टिंग पानी लिए गैस पे रख के गर्म किए तो क्या होगा, पानी तुम्हारा वेपर फॉर्म करेगा। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पानी रखे और गैस जलाए। तो कौन सा चैप्टर है बच्चे, ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का हम पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं। जो बच्चा लेट से ज्वाइन किया होगा उसको मैं चैप्टर फिर से दिखा दे रहा हूँ। हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं जिसका आज पहला लेक्चर है, और इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक इरिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है, जिसमें सिंगल एरो आपको दिखे, यानी कि एक बार रिएक्टेंट को तुम यूज कर लिए तो खत्म। जैसे दूध को तुम यूज करके पनीर बना लिए तो तुम्हारा दूध खत्म, फिर दोबारा वो दूध तुमको नहीं मिलेगा। रिवर्सिबल क्या होता है कि एक बार तुम यूज कर लो, फिर से वो चीज तुमको दोबारा फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। वही मैं रिवर्सिबल अभी बता रहा हूं कि एक बार तुमने पानी लिया, लिक्विड फॉर्म में था, इसको तुमने यूज किया, गैस जलाया, पानी तुम्हारा वेपर बना, यानी कि रिएक्शन शुरू में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में हो रहा है। ठीक, स्टार्टिंग में क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, तुम्हारा H2O गैस बना, फिर H2O गैस बना, यानी कि मान लो क्या हुआ, पानी तुम्हारा इसी गैस बन के ऊपर गया, बादल बन गया। ठीक, पानी को तुम गर्म किए, पानी भाप बना, ऊपर गया आकाश में, स्काई में जाके क्या हो गया, बादल बना। जैसे ही बादल बना तो वो क्या होगा, वो बादल कंडेंस करके फिर से बारिश के फॉर्म में नीचे पृथ्वी पे गिरेगा। तो क्या हुआ, एक और स्टेप बैकवर्ड आ रहा है रिएक्शन तुम्हारा। हवा रोशन, यानी कि रोशन किस, क्या नाम था बच्चे का, इशिका, इशिका आप सही बोल कि वही वाटर साइकिल। तो यानी कि तुम्हारा जो था वो बादल फिर से तुम्हारा पानी के फॉर्म पे जमीन पे गिरेगा, यानी कि ये क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो एरो होता है, दो एरो, एक एरो क्या दिखाता है, ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को दिखाएगा और नीचे वाला बैकवर्ड को। ठीक, तो देखो स्टार्टिंग में तुम इसी रिएक्शन में बताओ, स्टार्टिंग में क्या प्रोडक्ट था, तुम जब पानी लिए और गैस पे रखे तो उस समय क्या था, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास केवल पानी था, तुम्हारे पास क्लाउड एक भी नहीं है, यानी कि वेपर एक भी नहीं ना है। जब तुम रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो क्या था, तुम्हारे पास केवल रिएक्टेंट था कि नहीं, बताओ। यस सर। केवल तुम्हारे पास रिएक्टेंट था। तो एट स्टार्टिंग में, स्टार्ट में क्या है, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास मान लो H2O 1 लीटर है और H2O गैस क्या होगा, 0 होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, H2 तुम गैस जलाए हो तो पानी कम होगा और वेपर तुम्हारा बढ़ेगा, यानी कि बादल का बनना ज्यादा होगा। तो कुछ देर बाद मान लो ये 1 - x हो गया, 1 - x हो गया, तो बादल कितना बना, मान लो x बना, x तुम्हारा तुम्हारा क्या बना, x तुम्हारा वेपर बना, वाटर वेपर बना। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, स्टार्टिंग में हमेशा प्रोडक्ट मैक्सिमम, नहीं सॉरी, स्टार्टिंग में हमेशा ये क्या है, रिएक्टेंट ना है, स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्टेंट तुम्हारा क्या होता है, मैक्सिमम, और स्टार्टिंग में हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ही केवल होगा, भैया प्रोडक्ट नहीं है तो शुरू में क्या होगा, रिएक्शन आगे की तरफ ही बढ़ेगा। पानी को तुम गैस पे रखे और गैस को जलाए तो शुरू में क्या हो रहा है, पानी पानी तुम्हारा भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, तो स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या हो रहा है, केवल फॉरवर्ड ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई बादल ही नहीं है, तो बारिश तो होगा नहीं। लेकिन बाद में तुम्हारा बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो बताओ क्या स्टार्टिंग में रिएक्शन तेज होगा कि नहीं, स्टार्टिंग यस मैम। होगा, और थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्लो होने लगेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड भी हो रहा है। एक्चुअली तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कोई पूछे ना, तो अच्छा ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, तो इसके रेट को हम क्या बोलते हैं, आर एफ से डिनोट करते हैं, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा ना, इसके रेट को हम डिनोट करते हैं आरबी। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये आर क्या लिख दिया, आर का मतलब होता है रेट और एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट का मतलब क्या होता है, ये स्पीड बताता है, रेट आपका स्पीड बताता है कि कोई रिएक्टेंट जो है वो कितने स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। तो स्टार्टिंग में हमेशा तुम्हारा स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा और धीरे धीरे ये स्पीड कम होगा, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम, कोई बच्चा बता सकता है क्या, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आर एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल सही। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारे बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। देखो हमने क्या बोला, रिएक्शन जब तुम स्टार्ट करोगे, तुम गैस पे पानी रखे तो क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन आगे की तरफ बहुत तेजी में बढ़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड रिएक्शन का घटेगा, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन में कोई आपको चेंज नहीं दिखेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो 2 पॉइंट ये ध्यान, एक तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन जाने, तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, डबल एरो, तो जहां पे डबल एरो होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी आपको इक्विलिब्रियम नहीं देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि किसी बच्चे को डाउट होगा, ये धीरे धीरे आप 10 मिनट पेशेंस बनाए रखिए, सारे आपके डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, बस आप सुनते चलिए। आप एक ग्राफ आएगा ना, उस ग्राफ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप जान गए, हम अभी मान के चल रहे हैं कि बच्चे को बस थोड़ा बहुत ही आइडिया हो, बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, तो ये धीरे धीरे मैं फिर से इस बैक आऊंगा, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का थोड़ा और, ये मतलब कुछ पॉइंट है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से दिखाते हैं, दोनों डायरेक्शन में होता है तो इसलिए हम डबल एरो से दिखाते हैं। ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्यों कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है और फिर पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि आर एफ भी होता है इसमें और आर भी दोनों होता है, तो ये रिएक्शन को कभी कंप्लीट होने ही नहीं देगा, ठीक। ये भी पॉइंट आपको धीरे इसी नेक्स्ट मतलब एक स्लाइड में समझ में आ जाएगा। फिर क्या है कि इसमें प्रोडक्ट से तुम्हारा रिएक्टेंट वापस बन जाता है। अभी हम देखें ना, पानी से भाप बना और भाप फिर से बारिश होके पानी नीचे आ गया, और इसमें इक्विलिब्रियम होगा, रिवर्सिबल में ही इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखो ये तुम्हारा रिवर्सिबल का एग्जांपल है, कैसे हम जानेंगे रिवर्सिबल का एग्जांपल है, तो ये डबल एरो तुमको बता रहा है यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा रिवर्सिबल का था। अब आते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है,
तो इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। वो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पे रिएक्शन में डबल एरो हो। जिस भी रिएक्शन में आपको डबल एरो दिख जाए वो किसी ना किसी समय पे इक्विलिब्रियम पे जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे जाने का मतलब क्या हो? उस डबल वाले रिएक्शन, जैसे डबल है, जैसे ये क्या है, ए है, ए से पहले क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और बी बन गया। थोड़े समय के बाद में बी से बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि बी से क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन होगा और तुम्हारा क्या बना? ए बना। तो जो फॉरवर्ड होता है तो उसे हमने क्या बोला? उसे हमने बोला आर एफ। हमने क्या बोला? उसके रेट को आर एफ। जब रिएक्शन वापस होगा, यानी कि बादल, फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? पानी गर्म किए, भाप बना, ऊपर जाके बादल बन गया। ये तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड मतलब वो जो बादल बना था वापस से पानी के फॉर्म में नीचे पृथ्वी पे गिर गया, तो वो क्या हो गया? बैकवर्ड। तो इसे क्या बोलोगे? आर बी। ठीक। और एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे जो पानी से बादल बनने का स्पीड था और बादल से पानी बनने का स्पीड है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो कोई पूछे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी। ये पॉइंट आपका ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में और हम जानेंगे धीरे धीरे। तो यही आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है, इक्विलिब्रियम फॉर्म व्हेन टू अपोजिट प्रोसेस अकर विथ इक्वल रेट। इक्वल रेट मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा इक्वल हो गया। और रिवर्स इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में दिखेगा? हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इक्विलिब्रियम दिखेगा। ये सिंगल एरो वाले रिएक्शन में, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में, जैसे कि दूध से दही बनने वाला रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं दिखेगा। ठीक है। और जो हम आते हैं धीरे धीरे इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे तुमको अब थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम क्लियर होगा। जिस बच्चे को डाउट था ना, जैसे दीपांशु को शायद थोड़ा डाउट था, अब क्लियर आपको होगा। देखो, इक्विलिब्रियम जो होता है ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। इक्विलिब्रियम आपके दो तरह के होते हैं, पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो ये एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। यह आपके पार्क, दिल्ली के पार्क का सीसॉ झूला है और इस पे ये एक तरफ बैठे हैं हमारे दीपांशु भाई। क्या नाम है? दीपांशु ही है ना? तो इस साइड Yes, दीपांशु sir. और इस साइड मान लीजिए कौन बैठा हुआ है? इस साइड हमारे क्लास की कोई और बच्चे, मुझे अक्षित मान लीजिए बैठे हुए हैं। ठीक। और मान लो दीपांशु का वेट क्या है? 50 केजी है। क्या है? 50 केजी। अक्षित का वेट भी 50 केजी है। तो बताओ क्या ये झूला में कोई मोशन होगा? दोनों का No, वेट sir. No, sir. तो No, No, झूला sir. sir. रेस्ट में रहेगा। झूला तो रेस्ट में है ना, दोनों कोई बैठा हुआ है बट झूला रेस्ट में है। तो इस केस को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब कोई मोशन नहीं हुआ तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब Yes, sir. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक तुम्हारा चेयर है, मूविंग चेयर। एक चेयर नहीं होता है ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, वो Yes, चेयर sir. अगर खराब हो जाए, चेयर मान लो तुम्हारा खराब हो गया, तो अब वो तो घूमेगा नहीं, खराब हो गया। तो वो किस केस में है? वो तो रेस्ट केस में है। तो उस चेयर जो रेस्ट केस में अब आ गया वो क्या हो गया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम कह देंगे। क्या है? वो चेयर अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हारा क्या होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। और आता है क्वेश्चन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या? अब सर आता है किसी का माइक ऑन है। क्या? सर किसी का माइक ऑन था। क्या किसका माइक ऑन था? अच्छा, नहीं सुनाई दिया क्या बच्चे आपको? ये सर थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था, किसी का माइक ऑन था इसलिए। पर समझ बच्चे आ ठीक। गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक मतलब पता है। रेस्ट। एक झूला में है, दो बच्चे बैठे हैं और दोनों में कोई मोशन नहीं हो रहा, दोनों शांत बैठे गए। क्योंकि क्यों मोशन नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों का वजन सेम था, झूला कोई मूवमेंट ही नहीं करेगा, तो उसको कहेंगे स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब सिंपल, बॉडी क्या रहे? रेस्ट में रहे। जैसे चेयर आपका घूमने वाला खराब हो गया, अब वो चेयर पे आप बैठिएगा तो आप कोई मोशन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि चेयर आपका क्या है? खराब है। तो क्या हो गया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है ना? अब दूसरा आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम।
ये हम देखते हैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे एक एक्सीलेटर लगा होता है, एक सीढ़ी रहता है ना, जो कि क्या होता है अपने आप चलता ही रहता है। तो मान लो ये जो एक्सीलेटर वाला सीढ़ी है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका स्पीड है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर। और यहीं पे बच्चा जो है हमारा दीपांशु यहाँ पे खड़ा है और ये भैया क्या कर रहे हैं, 10 के स्पीड से ही क्या हो रहा है, नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। एक्सीलेटर तुम्हारा ऊपर जा रहा है, दीपांशु नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। कितने की स्पीड से? तो 10 के स्पीड से। अब बताओ क्या ये बच्चा नीचे आ पाएगा क्या? नो सर। सीढ़ी के ऊपर तुम्हारा जो सीढ़ी है, एक्सीलेटर है, ये ऊपर अपने आप चल रहा है, ऊपर ऐसे जा रहा है, कितने के स्पीड से? 10 के स्पीड से। बच्चा नीचे की स्पीड कितने की स्पीड से आने की कोशिश कर रहा है? वो 10 के स्पीड। तो इक्वल हो गया ना? तो इक्वल हो गया तो क्या गया, ये जो तुम्हारा दीपांशु था जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। ये इस स्पीड से अगर दिन भर भी चले ना, तब भी ये नीचे नहीं उतर पाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। यानी कि देखो दीपांशु तो चल रहा है, मोशन तो कर रहा है। पहले वाले केस में क्या था, कोई मोशन ही नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो दीपांशु भी चल रहा है और तुम्हारा एक्सीलेटर भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, लेकिन आउटकम क्या है, 0। यानी कि मान लो सीढ़ी का ऊपर जाना हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड, और दीपांशु का नीचे आना हम बोलेंगे आरबी। तो क्या हो रहा है, दोनों का स्पीड बराबर है, तो क्या हो गया, आरएफ आरबी के बराबर हो गया। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। आया क्या समझ में डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक्चुअली मूवमेंट होगा। जैसे ये क्या था, स्टैटिक में कोई मूवमेंट नहीं रहता, डायनेमिक में मूवमेंट होगा, बट रिजल्ट तुम्हारा 0 आएगा। क्यों? क्यों रिजल्ट 0 आया? क्योंकि आर एफ आरबी के बराबर आया। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो आप सभी किसी बच्चे के पास बैंक अकाउंट भी होगा। मान लो तुम्हारे पास किसी बैंक में खाता तुमने खुलवाया और तुम हर महीने में बहुत ट्रांजेक्शन कर रहे हो। कभी गए 5 रुपए का तुम भाजा खा लिए, 5 रुपए का गुपचुप खाए, ऐसे बहुत तुम खा रहे हो। कुछ कुछ पैसा पापा जमा किए, फिर तुम निकाले। मान लो पहले महीने के बाद तुम्हारे बैंक में 100 रुपया है, तुम्हारे खाते में 100 रुपए है, तुमने बहुत ट्रांजेक्शन किया। मान लो दूसरे महीने के में, जैसे अभी मान लो नवंबर है, नहीं दिसंबर है, दिसंबर में के लास्ट में तुमने देखा तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए थे। फिर तुम जनवरी में तुम्हारे पापा कुछ पैसे दिए, तुम फिर उस पैसे को खर्च कर रहे हो, फिर पापा दिए खर्च किए, और महीने के लास्ट में, जनवरी के लास्ट में तुमने देखा फिर तुम्हारे अकाउंट में एग्जैक्ट 100 रुपया ही है। सेम फरवरी के बाद में, फरवरी में भी तुम्हारे अकाउंट में 100 ही रहे, मार्च में भी 100 ही रहे। तो क्या है, पैसे तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने पैसे हैं, तो तुम तो बोलोगे हर महीने में मेरे 100-100 रुपए हैं। तो क्या तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया था कि नहीं? तुमने जो ट्रांजेक्शन किया था ना, तो कुछ ना कुछ मोशन तो हुआ था ना तुम्हारे अकाउंट में, लेकिन आउटकम तो 0 आया ना। पहले भी 100, अभी भी 100, आगे भी 100। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टैटिक या डायनेमिक? सर डायनेमिक। डायनामिक। तो समझ में आया क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम? यस सर। तो अब इस यस। तो अगर स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, तो अब तुमको इक्विलिब्रियम भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। कोई कोई मूवमेंट ना हो, कांस्टेंट हो, कुछ इसी टाइप का है। ठीक है ना? बाकी इसको हम और समझेंगे। एक क्वेश्चन है, जल्दी से फटाक से तुम इसका आंसर दो। पोल मैं जनरेट कर रहा हूँ, पोल में आंसर देना है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पोल जनरेट करूँ या ऐसे ही बता दोगे? मुझे लगता है मैं जनरेट करूंगा तब तक बच्चे आंसर ही कर देंगे। एक सेकेंड में पोल जनरेट करता हूँ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना? आपका ए और 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं भैया, आपको बताना है कि कौन सा इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम है। 3 ऑप्शन है, चलिए जल्दी बताओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही? पोल में आंसर देना है, ऐसे बोलना नहीं माइक ऑन करके, क्योंकि पोल का आंसर मेरे पास रिकॉर्ड होता है। तो जल्दी बताओ कि कौन सा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पोल में आंसर देना है।
एक और तुमको हिंट दे रहा हूं, एक चीज तुम ये ध्यान रखना, जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे, दुनिया के जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे, अगर उसमें ऐसा एरो है, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में डबल एरो है, तो वो हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होगा, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कभी नहीं हो सकता। संसार के जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर डबल एरो होगा ना, तो क्या होगा, हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे के आंसर सही है, सिर्फ 4 बच्चों ने गलत किया है, बाकी 16 17 16 17 18 बच्चों ने आंसर, नहीं नहीं एक सेकंड, हाँ 4 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों के आंसर सही है। अच्छा, जिनके गलत हो गए ऐसा क्यों? देखो पहला क्या है, डबल एरो है ना, तो डबल एरो है तो क्या होगा, जल्दी माइक ऑन करके बोलो, स्टैटिक या डायनामिक इक्विलिब्रियम? सर डायनेमिक। डायनेमिक। दूसरा तुम बताओ, यही तुम्हारा चेयर वाला है, रॉकिंग चेयर खराब हो गया तो स्टैटिक है, स्टैटिक ना, चेयर तो खराब हो गया तो अब रेस्ट में रहेगा। Yes, sir. और ये चौथा क्या कर रहा है, तुम बैंक में बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बट तुम्हारा इंड में क्या है, 1000 रुपया ही है तुम्हारे अकाउंट में, तो ये क्या हो गया, Yes, डायनेमिक नहीं हुआ। तो Yes, sir. ऑप्शन ए और सी सही हुआ। ठीक है, तो जिनका गलत हुआ तो समझ में आ गया क्या? सर आपका नेम क्या है और आपके रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ मिलेंगे? मेरा नेम राज हुआ, और मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैं 1 से 2 दिन में ना मैं ही आपको यहीं पे मतलब प्रोवाइड करा दूंगा, आपको अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, उस पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है ना? ओके सर। इसका मतलब आप मेरा पहला क्लास ज्वाइन किए तभी आपने नाम पूछा, क्या है आशिका? यस सर। हाँ, मेरा नाम राज है, राज, ओनली राज, RAZ, राज। ठीक है ना? बच्चे बहुत शरारती है। ठीक है, अब जो है, अब हम ये जो क्वेश्चन था उसी का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? और क्या लिख रहे हैं? अरे कंफ्यूजन था, अरे राज यार, RAZ, इतना सिंपल तो नाम है भाई, नाम तो सुना होगा, राज नाम। सर ये आपका कौन सा ये पहला ही लेक्चर है बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर है। ठीक है ना? और हम अब ये सब क्वेरी होगा ना क्लास के लास्ट में, आराम से हम लोग बात करेंगे, अभी हम टॉपिक को कवर करते हैं तो हम पीछे हो जाएंगे ना सिलेबस में। ठीक है, तो ये बताओ ऑप्शन नंबर डी सही या गलत, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, बताओ ऑप्शन सर डी ऑप्शन डी सही है। सर करेक्ट। बोला ना, दुनिया का जितना भी केमिकल रिएक्शन है सब क्या है, सब के सब डायनेमिक इन नेचर, तो ये तुम्हारा सही, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। और तुम्हारा ये अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ये बताओ सी सही की गलत, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट, क्या कहा, क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है शुरू में तेज Correct. होगा और सर ये बाद भी सही है। में स्लो होगा, तो ये भी सही। यस सर। और ये बताओ क्या बी सही है या गलत, ऑप्शन बी सही या सर गलत? बी गलत है। गलत है सर, सिर्फ क्यों? रिवर्सिबल प्रोसेस ही देता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी, इरिवर्सिबल मतलब क्या, सिंगल एरो वाला रिएक्शन, यानी कि दूध से दही बनना, तो भैया ये सिंगल रिएक्शन है, एक बार रिएक्शन हुआ तो तुम्हारा दूध, एक बार तुमने दूध दही में बना तो दूध खत्म हो गया, वो कभी तुमसे नहीं, दोबारा तुमको मिल्क नहीं गेट होगा। जैसे एक बार तुमने पेपर को जला दिया तो खत्म हो गया, तो जब रिएक्टेंट खत्म ही हो गया तो वो बैकवर्ड तो होगा नहीं, और बैक होगा नहीं तो भाई इक्विलिब्रियम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये तुम्हारा बी रॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। जब वेपर प्रेशर क्या होगा ये एक बार समझ लो। देखो इक्विलिब्रियम पे ये तुम्हारा एक डब्बा है, इसमें तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन तुम्हारा, देखो तुम्हारा, इसको समझो क्या कहना चाह रहा है, वेपर प्रेशर क्या होता है इसको तुम समझो, क्या कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कांस्टेंट। तो
तुम्हारा मान लो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, RF RB के बराबर होता है। तो तुम्हारा ये जो है वेपर प्रेशर क्या होता है, जो तुम रिएक्शन अंदर करा रहे हो इसके मॉलिक्यूल के द्वारा जो कंटेनर पे प्रेशर लगेगा वो क्या है, इसके वेपर प्रेशर कहलाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पे तो कोई रिएक्शन एक तरह से हो ही नहीं रहा है। जैसे वो इंसान लिफ्ट पे खड़ा था, वो तुम्हारे सीढ़ी पे खड़ा था, वो खड़ा का खड़ा ही रह गया, वो वहां से क्या हो रहा है, नीचे उतर ही नहीं पा रहा था, तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। तो वेपर प्रेशर में थोड़ी कोई चेंज रहेगा, वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा इक्विलिब्रियम पे। बोलो, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना। Yes, sir. सर। ये वेपर प्रेशर कांस्टेंट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है भैया। जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है, ग्लास का जो है वो है, फिजिक्स में तुम पढ़ते होगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा सही हुआ। बोलो, क्या ये चारों ऑप्शन में किसी ऑप्शन में कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो बोलो जल्दी। सर सर। हाँ, किसी को डाउट होगा तो हैंड रेज करके या माइक ऑन करके फटाक से पूछेगा। हालांकि ये सब बहुत इजी पॉइंट थे। अब आते हैं, इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। और आते हैं हम इक्विलिब्रियम के बारे में। एक सेकंड। अच्छा, ये ग्राफ के बारे में अब जिसको डाउट था ना इक्विलिब्रियम को, अब इक्विलिब्रियम आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए, 30 सेकेंड का, और फिर आप थोड़ी शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसलिए मैं चाहता हूं सब लोग थोड़े रिलैक्स हो जाए। कोई डाउट यहां तक तो बोलो, यहां तक कोई डाउट तो बोलो जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो बोलेगा, किसी को कोई डाउट बच्चे। सर ऑप्शन ए दोबारा समझा दो। अच्छा, ऑप्शन ए दोबारा समझा दो। ओके, ऑप्शन ए आपको दोबारा समझा देते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन ए कह रहा है, अच्छा मैं ये वेपर प्रेशर ही समझाता हूँ, ये मतलब ब्लैंक स्लाइड पे मैं बता दे रहा हूँ। देखो, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक तुम्हारा डब्बा है, एक तुम्हारा डब्बा है, इसमें तुम कोई क्लोज कोई डब्बा है, इसमें तुम कोई रिएक्शन कराओगे। मान लो कोई रिएक्शन करा रहे हो, तो कोई ना कोई गैस मान लो लिबरेट हो रहा है, तो वो गैस तुम्हारे इसके कंटेनर के डब्बे के क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, एक प्रेशर लगेगा। तो जो प्रेशर लगाता है ना, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। एक तरह से क्या होता है, आरएफ तो आरबी के बराबर हो जाता है। नेट रिएक्शन अगर कोई पूछे तो नेट रिएक्शन का फॉर्मूला होता है RF माइनस RB, यानी कि वो तो जीरो हो गया। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन तो कांस्टेंट हो रहा है। कैसे हम समझे, कि जैसे वो इंसान लिफ्ट पे था, वो सीढ़ी पे था, वहीं का वहीं खड़ा रह गया, वो नीचे उतर ही नहीं पा रहा था। बैंक में आपका जैसे 1000 का 1000 रुपया है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो भैया कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो जो डब्बे पे जो प्रेशर लग रहा था वो इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। कोई चेंज होगा क्या प्रेशर, बताओ, कोई नो रिएक्शन नहीं होगा, तो वो तो सेम रहेगा। तो यही यानी कि एट इक्विलिब्रियम आपका वेपर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही होंगे, 9th 10th में भी पढ़ लिए होंगे स्लाइड चैप्टर में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना है, ग्लास का कितना है। तो ये तो, और यही आपका ऑप्शन नंबर ए था कि एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। तो ये आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। आया क्या समझ में? यस सर, आ गया। अब आप लोग रिलैक्स आई थिंक हो गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक रिएक्शन है क्या, H2O लिक्विड, ये आपका आगे की तरफ गया और क्या बना, H2O गैस। H2O लिक्विड, जैसे तुम पानी इनिशियल स्टेज में क्या लिए, पानी लिए, उसको गर्म किए, वो तुम्हारा गैस बना। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ऊपर क्या लिख दिया, रिएक्शन। RF लिख दिया। फिर ये जो गैस ऊपर जाके बादल बन गया, वो बारिश के फॉर्म में फिर से नीचे गिरेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। तो हम क्या लिख देंगे, RB। अब तुम बताओ, इनिशियल स्टेज पे पानी क्या, तो क्या था, मैक्सिमम था इनिशियल स्टेज पे, यानी कि पानी क्या है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है ना। और ये क्या है, तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है।
प्रोडक्ट है ना। तो स्टार्टिंग में तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम, रिएक्टेंट मैक्सिमम है कि नहीं, और धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट कम होगा। तुम पानी को गर्म कर रहे हो तो पानी भाप बन रहा है, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। तो अगर मान लो ये हम पानी के फॉर्म में ये एग्जांपल समझाए, अगर कोई जनरल इक्वेशन इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ए से बी फॉर्म हो रहा है, क्या लिख दिया, एक जनरल रिएक्शन लिख दिया ए से बी, और ऊपर क्या लिख दिया, आर एफ और आर बी। बोलो कोई दिक्कत, हाँ बोलो दीपांशु। सर बोलो प्रोडक्ट, क्या बच्चे, देखो धीरे सर धीरे प्रोडक्ट, अच्छा स्टार्टिंग में तुम्हारा, अच्छा रुको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर स्टार्टिंग में बात करें तो रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 होगा, और धीरे धीरे रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रिएक्टेंट तुम्हारा कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा कुछ समय बाद। ये एक तुमको ग्राफ से अब समझ में आएगा, बताना मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ ये सही बना रहा हूँ या गलत, ठीक है, आपको बताना है। एक मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ किया, और मैं यहाँ पे क्या लिखा, मैं लिखा टाइम, और यहाँ पे लिखा मैं कंसंट्रेशन, और मैं लिख रहा हूं ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट कम, तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कितना कम रहता है, 0। तो क्या मैं बी को यहाँ पे नीचे लिख दूं क्या, 0 पे लिख यस सकते हैं, सर। क्योंकि Yes, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट स्टार्टिंग में क्या रहता है, ज्यादा। तो स्टार्टिंग में ए को हम मैं ऊपर लिख दूं क्या, यस ये सर, टाइम जब 0 है, जब टाइम 0 यानी कि रिएक्शन तुम शुरू कर रहे हो, तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मैं क्या है, ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो नहीं 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 नहीं, गलती 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 गलती, ये क्या है, रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट मैक्सिमम, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहां तक कोई दिक्कत, ये नो सर, नो सर। नो अब सर। तुम्हारा रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा, तो लो मैं धीरे धीरे रिएक्टेंट कम हो रहा है, लो मैंने कम कर दिया, और प्रोडक्ट तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ेगा, लो मैंने बढ़ाया, और एक समय के बाद में मैं इक्विलिब्रियम ऐसे बना दिया। अब ये क्या मैंने किया, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ए था और ये तुम्हारा बी था, यानी कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट है और ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। और तुम बताओ टाइम टी के बाद, यहाँ पे कोई टाइम मान लो टी टाइम है, टाइम टी के बाद दोनों कर्व क्या स्ट्रेट आ गया, यानी कि इसके कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या हो गया, दोनों कर्व का सेम हो गया, कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या टी टाइम के बाद ग्राफ कांस्टेंट हो गया कि नहीं, यस सर, यस सर। अगर कोई पूछे क्या यह इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, यस या नो, यस सर। तो देखो इस ग्राफ में तुम क्या ध्यान दोगे, इस ग्राफ में ये ध्यान दोगे कि हमेशा प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में क्या लेना है, 0, प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में क्या लेना है, 0। और दूसरा क्या ध्यान दोगे कि रिएक्टेंट को हमेशा स्टार्टिंग में क्या रखना है, मैक्सिमम, और धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे पानी था, ये पानी धीरे धीरे भाप में बन रहा था, तो स्टार्टिंग में जो तुम्हारा रिएक्टेंट था, यहाँ पे जो पानी था, पानी तुम गर्म किए तो क्या हो रहा है, पानी अब तुम्हारा भाप बन रहा है, यानी कि पानी कम हो रहा है, तो लो मैंने रिएक्टेंट यहाँ से कम किया, स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट कम हुआ तो लो कम हो रहा है, और जितना तुम्हारा पानी तुम्हारा कम हो रहा है उतना ही तो भाप बन के उड़ेगा, तो यानी कि तुम्हारा प्रोडक्ट उतना ही बढ़ेगा, तो लो बढ़ा। और एक समय के बाद में रिएक्शन और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आर एफ बराबर हो गया आर बी, एक समय, कौन समय के बाद, टी टाइम के बाद में। तो क्या आप इक्विलिब्रियम, हाँ बोलो सर आपने बोलो बच्चे, जैसे मैं वाटर का केस लिया कि जब हमने वाटर को वाटर को जब हमने बॉईल किया तो उससे वाटर गैस में मिला, तो हाँ, सर हाँ, तो सर एटमॉस्फेयर में भी तो सर ऑक्सीजन है, तो सर ये तो वहां से ये ऑक्सीजन गेन नहीं करेगा फिर। नहीं एक्चुअली मैं ये रिएक्शन ऐसे नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, बट मैं ये ना
अगर वेपर वाला कोई रिएक्शन होगा ना तो उसको आप क्लोज बर्तन में कीजिएगा, नहीं तो मान लो वेपर बन के उड़ के बाहर चला गया तो फिर हम कैसे पकड़ के लाएंगे उसको। हम केमिकल रिएक्शन न करा रहे हैं, तो हम जिस भी रिएक्शन में वेपर आपका गैस बनेगा ना उसको आप क्लोज वेसल में कीजिएगा, जिससे आपका गैस बाहर ना निकले। ठीक है ना। ये यस मैसेज सर। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक मतलब आसानी से एक स्टोरी की तरह समझ में आ जाए। क्योंकि हम देखते हैं पानी गर्म किए फिर ऊपर जाता है, बादल बनता है, बारिश होता है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये ग्राफ सर हाँ बच्चे। सर जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट की लाइन और रिएक्टेंट की लाइन क्रॉस कर रही है उस पॉइंट पे क्या होगा? इस टाइम कुछ नहीं, इस तो सिंपल हम कहेंगे रिएक्शन कम हो रहा है। अभी भी रिएक्शन, इसका मतलब ये बोलेंगे कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है। ये कोई पॉइंट नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन में ये पॉइंट क्रॉस करे ही, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है ना। ये नॉर्मल हम कहेंगे कि ये क्या रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जरूरी नहीं कि सभी ओके सर। रिएक्शन में ये क्रॉस करे ही। तो ये समझ में आया क्या ये ग्राफ? यस 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 सर, सर। समझ आ गया। ये ग्राफ आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, मैं अभी आपको क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, आपको आंसर करना है। ठीक है। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बच्चे, बस 2 मिनट, एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है इशिका। ओके इशिका, मैं आपको एक और यस सर। ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो मुझे अब नाम याद हो गया बच्चे, अब मैं नहीं भूलूंगा। ए से बी बन रहा है, तो आगे क्या हुआ, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन आर एफ और फिर तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि आर बी। ठीक। आरबी। अब एक और ग्राफ तुम्हारे सामने आ रहा है और बताना कि क्या इक्विलिब्रियम का है कि नहीं। फिर से हम नीचे क्या लिए, टाइम लिए, लेकिन वाई एक्सिस पे अब हम ले रहे हैं रेट। क्या ले रहे हैं, रेट। तो बताओ स्टार्टिंग में रेट फॉरवर्ड का ज्यादा रहता है या बैकवर्ड का ज्यादा रहता है, बताओ। सर फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड का ज्यादा, क्योंकि फॉरवर्ड का। स्टार्टिंग में तो बादल था ही नहीं। बैकवर्ड फॉरवर्ड स्टार्ट, फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, पानी से बादल बनना। तो स्टार्टिंग में तो बादल था ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो। तो लो हम यहाँ पे बैकवर्ड को मैं यहाँ से स्टार्ट किया और मैं ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया, आर एफ आर बी। और स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। तो लो फॉरवर्ड को ऊपर से मैंने किया और यहाँ पे देखो ये दोनों ग्राफ मिल गए, दोनों ग्राफ मिल गए। ये क्या है, आर एफ, ये तुम्हारा आर एफ है, ये तुम्हारा आर बी है, और इस पॉइंट पे आर एफ बराबर हो गया आर बी के। तो बताओ क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का है क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि टाइम टी के बाद में, क्यों इक्विलिब्रियम है, क्योंकि टाइम टी के बाद में आर एफ आर बी के इक्वल हो गया। और हम जानते हैं आर एफ आर बी के इक्वल यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम ही तो कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो यहाँ पे भी क्या ध्यान रखना है, फॉरवर्ड रिएक्शन को ऊपर रखना है, बैकवर्ड को नीचे। धीरे धीरे तुम्हारा फॉरवर्ड क्या हो रहा है, रिएक्शन कम हो रहा है, और तुम्हारा बैकवर्ड इंक्रीज हो रहा है, और इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सर हाँ बच्चे। सर आपने पहले वाले स्लाइड में पैरेलल बताया था, और सर आपने इस वाले डायग्राम में आपने पहले लाइन बताया है। एक सेकंड, पहले वाले स्लाइड में हम कंसेंट्रेशन लिए थे। कंसेंट्रेशन अब वो क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट का कोई कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो अमाउंट है इक्विलिब्रियम पे अमाउंट में ना तो प्रोडक्ट के अमाउंट चेंज कर रहा है ना ही रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज कर रहा है। और ये जो है ये आपके रेट को बता रहा है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को बता रहा है। तो स्पीड जो होता है आगे जाने का स्पीड और पीछे आने का स्पीड, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, स्पीड इक्वल। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान दे रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता है। ये जो आपका ग्राफ है ना ये अमाउंट को बता रहा है कि अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, आप अगर और क्लियर करना चाहोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट मान लो अगर लिख रहे हैं 1 2 और यहाँ 3 4 और 5, तो देखो ये 2 से मैसेज से करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 2 2 2 2, और यहाँ पे 5 है तो ये देखो यहाँ पे 5 5 5 5। अगर मान लो तुमसे दीपांशु कोई पूछे, यहाँ पे अगर टाइम मान लो क्या है 3 बजे, यहाँ पे टाइम है 4 PM, यहाँ है मान लो 7 PM। अगर दीपांशु तुमसे कोई पूछे कि बताओ
3 pm पे प्रोडक्ट का कितने कंसेंट्रेशन है, कितने मोल प्रोडक्ट है, तो तुम क्या बोलोगे 3 pm पे प्रोडक्ट 5 मोल है और रिएक्टेंट 2 मोल है। फिर तुमसे कोई पूछे अरे बताओ 7 बजे कितना प्रोडक्ट है, तब भी तुम बोलोगे प्रोडक्ट 5 ही मोल है और रिएक्टेंट 2 मोल है। इसी तरह तुमको ये ग्राफ आगे भी बढ़ता जाएगा। कोई तुमसे पूछेगा बताओ दीपांशु 2 दिन बाद प्रोडक्ट कितना है, तो तुम बोलोगे 2 दिन बाद भी प्रोडक्ट तो 5 ही है और रिएक्टेंट 2 ही है, यानी कि अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आया क्या समझ में? यस सर। यस ये सर। तुम्हारा, और ये ग्राफ रिएक्शन के स्पीड को बता रहा है, ठीक। और जरूरी नहीं है कि पैरेलल है, इसमें भी चाहोगे ना तो ये ग्राफ मर्ज तुम्हारा कर सकता था। खैर यहाँ पे हम ये कुछ पॉइंट है, इसको तुम अपने से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये सब हम कवर कर दिया, रिएक्टेंट क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बस थ्योरी में लिखा हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ये सब लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना। ये ग्राफ बताओ, क्या पहला ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ सही है क्या? यस या नो? यस सर। क्या ये ग्राफ? हाँ यस सर। अच्छा जी, किसी का नो कहना होगा तो हैंड रेज करेगा, किसी का नो आंसर हो तो हैंड रेज कर देगा। तो सभी बच्चे का इसका मतलब आंसर यस है, तो आप सभी सही बोल रहे हैं। ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का है, क्यों? क्योंकि आरएफ और आरबी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दोनों इक्वल हो गया। बोलो ठीक है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक और ग्राफ है, बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम का है क्या, कंसंट्रेशन और टाइम में? यस या नो? यस सर। यस, इक्विलिब्रियम है। ये भी yes हो सर। गया, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या रहा है, इस पैरेलल लाइन आ गया, तो ये भी आपका इक्विलिब्रियम हो गया। अब बताओ क्या यह इक्विलिब्रियम का ग्राफ है क्या? यस या नो? यस सर। ये भी इक्विलिब्रियम का है। तो वही जो आप, कोई बच्चा बोल रहा था सर वो पॉइंट क्रॉस करेगा वहां पे, क्या देखो यहाँ पे तो क्रॉस ही नहीं किया ना, तो जरूरी नहीं है कि ग्राफ को ऐसे हम क्रॉस कराना था, नहीं, ये भी आपका इक्विलिब्रियम है। कैसे हम पहचानेंगे? देखो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या है, 0, रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम, और एक टाइम के बाद, टी टाइम के बाद में क्या हो गया, दोनों कांस्टेंट हो गए, तो ये भी आपका ग्राफ इक्विलिब्रियम का है। यस, ठीक है? अरे ठीक है ना? यस सर। अब ये बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम का है, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0, रिएक्टेंट मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे घट रहा है और ऐसे ग्राफ आ गया, क्या इक्विलिब्रियम है क्या? यस सर। तो ये भी आपका Yes, sir. इक्विलिब्रियम में है। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अब आते हैं अगला ग्राफ। ये अच्छा, ये ग्राफ को तुम काट दो क्योंकि ये ग्राफ अच्छे से बना नहीं है, ठीक है? ये बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है क्या? यस सर। ये भी है? यस अरे सही बच्चे की आवाज आनी चाहिए यार, बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं। यस सर। यस सर। क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है क्या? यस सर। ये भी यस है। सर। क्या ये ग्राफ है क्या इक्विलिब्रियम का? नो सर। नो सर। हाँ ये No, नहीं है। sir. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग में 0 नहीं है। देखो प्रोडक्ट तुम्हारा स्टार्टिंग में 0 नहीं है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम का ग्राफ नहीं है। तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, हम कहेंगे कौन इक्विलिब्रियम का है कौन नहीं है, ठीक है ना? आया क्या समझ में? यस सर। और Yes, एक और sir. यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, N2, और क्या है, H2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, NH3। NH3 तुम्हारा इस रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, और तुमको पूछ रहा है कि इसमें इक्विलिब्रियम, देखो ये डबल एरो वाला रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही, तो कह रहा है कि कौन सा इसका इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। बताओ क्या हो सकता है, क्या पहला NH3 यस सर। प्रोडक्ट है, क्या पहला ग्राफ है क्या इक्विलिब्रियम का? यस सर, Yes, पहला है, sir. बाकी कोई नहीं है। अरे मैंने तो बाकी दिखाया ही नहीं, कैसे बोल दिए बच्चे इसी का पहले ही आंसर? सर आपने दिखाया था जब सर, क्वेश्चन नजर कर रहे थे, आ रहा सारे था। ग्राफ दिख रहे थे। अच्छा तभी आपने ध्यान दे दिया, देखो कितना बच्चा यस सर। intelligent है। अच्छा दूसरा है क्या इक्विलिब्रियम का? नो सर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तुम्हारा देखो स्टार्टिंग में 0 नहीं है, स्टार्टिंग में 0 नहीं ना प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम है। यस यस सर। सर। तीसरा है क्या इक्विलिब्रियम का? नो सर। ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 नहीं है, तो ये भी नहीं है। क्या चौथा है क्या? सर नो, क्योंकि उसमें भी प्रोडक्ट सर। स्टार्टिंग से तो जीरो कौन नहीं सा ऑप्शन सही हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ए। ए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपान। तो अब बताओ
किसी को कोई, ये आपका इक्विलिब्रियम फिर से कोई पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो ये पॉइंट को आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब बताओ, ये सारे पॉइंट आप खुद से पढ़ सकते हैं। वही कह रहा है कि रिएक्शन आगे जाएगा पीछे होगा, वही प्रोडक्ट वगैरह बैकवर्ड होता है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो जल्दी बोले। नो सर। किसी को और बच्चे बाकी नहीं बोल रहे हैं यार, सब सो गए क्या? नो सर। नो सर। सर एक बार डायनामिक इक्विलिब्रियम बता दो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक बार देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब मोशन तो होगा, मोशन तो हो रहा है, बट रिजल्ट तुम्हारा जीरो आएगा। मोशन तो होगा यानी कि रिजल्ट तुम्हारा जीरो आएगा। एक सेकंड बच्चे, ये किसका डाउट था डायनेमिक इक्विलिब्रियम? किसका डाउट था बच्चे? सर मेरा। अच्छा, नाम क्या होगा बच्चे आपका? सर एना। एना। अच्छा ओके एना, आप 5 मिनट वेट कीजिए क्योंकि अब हमारी क्लास 5 मिनट की बची है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर सभी बच्चे इस तरफ फ्री हो जाएंगे, फिर मैं आपको डाउट वो समझा दूंगा अच्छे से। ओके ना? ओके एना, ओके। तो देखो, ओके सर। हाँ तो ये पॉइंट अभी हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। इक्विलिब्रियम प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही है। हेडिंग हमारा होना चाहिए था डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्योंकि इस चैप्टर में हमें केवल डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है। स्टैटिक तो हमें पढ़ना ही नहीं है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, जैसे आदमी चुपचाप झूले में बैठा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, कुर्सी खराब हो गया, आप कुर्सी बैठे हो, कुर्सी हिल नहीं रहा है, तो क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये कितने तरह के होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके 2 तरह के हुए, एक हुआ फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? कोई केमिकल रिएक्शन होगा। क्या? एग्जांपल के तौर पे H2 प्लस Br2 क्या हुआ? 2HBr। तो ये किसका एग्जांपल है? ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता हुआ आपको दिखे। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसमें केवल स्टेट चेंज होता है। अब स्टेट चेंज मतलब इसमें क्या होता है? केवल स्टेट चेंज होगा, वाटर टू गैस। बस वाटर टू गैस। यानी कि रिएक्टेंट में ए है तो प्रोडक्ट में भी ए ही रहेगा, बस स्टेट चेंज हो जाएगा। लिक्विड से गैस हो गया। रिएक्टेंट में अगर मान लो सॉलिड है तो प्रोडक्ट में भी ए सॉलिड है तो प्रोडक्ट में भी ए ही रहेगा, बस सॉलिड से क्या हो गया? लिक्विड। केवल स्टेट बदलता है, केवल स्टेट बदलता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आपका होगा। तो समझ में आया क्या फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम? यस सर। एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आपको बताना है क्या कि बताओ पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम? जल्दी बताओ। फिजिकल। फिजिकल नहीं है। पहला क्या है? सर फिजिकल है। फिजिकल। अच्छा, किस बच्चे सर का बाकी कहना नहीं है है। पहला फिजिकल है कि नहीं? बताओ, किसी का कहना है क्या पहला फिजिकल नहीं है? हैंड रेज करें सर पहला है। पहला है। क्यों? क्योंकि ए इधर क्या है? ए सॉलिड, और इधर भी क्या है? ए लिक्विड। यानी कि इधर भी ए इधर भी ए, दोनों तरफ ए। चेंज क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना? बताओ यस दूसरा सर। कौन सा इक्विलिब्रियम है? नो सर। सर केमिकल। केमिकल। यस सर केमिकल है। दूसरा तुम्हारा केमिकल है। केमिकल। क्यों? क्योंकि भैया ये तुम्हारा इधर ए बी था, इधर सी आ गया, ए बी सी तीनों आ गया, ए बी सी, तो ये केमिकल हो गया। चौथा केमिकल। सर ये भी केमिकल। ये भी केमिकल है। क्या है? ये ए था, ये बी है, ये कोई और सी प्रोडक्ट बन गया। और ये ये भी केमिकल। केमिकल। ये भी। केमिकल। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि इसमें से बताइए कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये तीनों फिजिकल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। बी सी डी आपका आंसर होगा। आया क्या समझ में? यस सर। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्या फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बन गया,
लिक्विड से वेपर बन गया, फिर सॉलिड से वेपर बन गया, और क्या हो रहा है, गैस आपका लिक्विड में डिजॉल्व हो गया, और क्या हो रहा है, सॉलिड आपका लिक्विड में डिजॉल्व हो गया। तो ये सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। कोई दिक्कत? फिजिकल सर केमिकल डिसॉल्यूशन क्या होता है? क्या बच्चे? अरे सर डिसॉल्यूशन डिसॉल्यूशन डिजॉल्व करना यार। जैसे क्या किया, सॉलिड को तुमने लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया, ये डिसॉल्यूशन मतलब गैस को तुमने लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया, मिला देना डिसॉल्यूशन मतलब, ठीक है ना। तो इसी का आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ था। और है अगला क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आप सभी नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी या किसी बुक से पढ़ के आएगा, और जो बच्चा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा वो बच्चा मेरे क्लास का बेस्ट बच्चा, यानी कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे आज की क्लास में किस बच्चे ने लास्ट क्लास का क्वेश्चन किया था, नाम क्या था बच्चे आपका? लक्ष्मी यादव सर। लक्ष्मी यादव, ओके। आज एक ही बच्चे ने अपना एचडब्ल्यू किया था। नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करूंगा सही बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ही एनसीईआरटी या किसी भी बुक से पढ़ के आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर का सबसे जो मेन टॉपिक है ना वो यही है, सबसे मेन। इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर घूमेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के ही अराउंड में पूरा चैप्टर आपका घूमेगा, और इसी लॉ ऑफ मास एक्शन पे ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्लास 12th में भी यूज पड़ेगा, तो इसको आप सही पढ़ के आएंगे। आई होप आज के क्लास सभी को समझ में आया था। अब मैं इना का डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, किसी और बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो थोड़ी देर रुकेगा और उसके भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं आज की रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर मैं इना की डाउट को सॉल्व करता हूँ। ओके बच्चा।